आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 8। कल पार्ट नहीं दे पाए दोस्तों जी, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी और ना ही आप सभी को इन्फॉर्म कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अब जल्दी चलते हैं। पर बीजी सक्षम कुछ बोलता कि दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे कुछ भी बोलने से मना कर रही थी। बीजी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, दीक्षा बोली तो बीजी मुस्कुराई। दीक्षा अब ऊपर चली गई थी। सक्षम अब उसके लिए परेशान हो रहा था कि आखिर वो अच्छे से कैसे दौड़ पाएगी। अब बीजी के कहने पर दीक्षा कपड़े बदल कर नीचे आई। वो अब सलवार कुर्ती में थी और उसने सर से दुपट्टा लिया हुआ था। बीजी मुस्कुराते हुए दीक्षा के पास आई। वैसे तो मुझे तो हर रूप में अच्छी लगती है, पर घर के बाहर ये दुपट्टा अपने सर से मत हटने देना। तू बत्रा परिवार की बड़ी बहू है। अगर ये दुपट्टा सर से हटा तो बत्रा परिवार का नाम लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है तू ये दुपट्टा अपने सर से हटने नहीं देगी। अब बत्रा परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है बहू। सक्षम ने कुछ बोलना चाहा, पर दीक्षा ने आंखों के इशारे से उसे बोलने के लिए मना कर दिया। वो बीजी को देख मुस्कुराई। बीजी, मैं बत्रा परिवार की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। मैं वादा करती हूँ ये दुपट्टा नहीं उतरेगा। बीजी ने प्यार से दीक्षा के चेहरे पर हाथ रखा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बहू। जा नाश्ता कर ले। जी बीजी। दीक्षा मुस्कुराकर बोली, पर सक्षम अब ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। वो परेशान था कि अब दीक्षा अपना दुपट्टा संभालेगी या अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देगी। बीजी ने आज खुद दीक्षा को नाश्ते में आलू के पराठे दिए। दीक्षा ने बीजी की खुशी के लिए वो पराठे भी खा लिए। दीक्षा सक्षम घर से बाहर निकले तो कस्तूरी, उसका पति और बाकी औरत मंडली दोनों को देख बातें बनाने लगी। बताओ जी, औरतें अब आदमियों की तरह फौज में जाने लगी तो हम तो मारे ही जाएंगे। अब हम लोग अपनी रक्षा की जिम्मेदारी इन कमज़ोर औरतों को कैसे दे सकते हैं? कस्तूरी का पति बोला। हाँ जी, कामनी का बेटा बहू तो पागल हो गए हैं। हे भगवान, सद्बुद्धि दे इन्हें, कस्तूरी बोली। अब उनकी महिला मंडली भी यही सब बातें किए जा रही थी। तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो दीक्षा, मैं नहीं दे रही सक्षम। ये लोग मेरे लिए इतने ज़रूरी नहीं हैं जितना तुम हो। पर दीक्षा, तुम इस दुपट्टे के साथ कैसे अपनी प्रैक्टिस करोगी? इसे उतार दो। सक्षम बोला तो दीक्षा ने ना में सर हिला दिया। बीजी ने कहा है मैं नहीं उतारूंगी। दीक्षा, तुम ये दुपट्टा संभालोगी, अपनी प्रैक्टिस करोगी? दीक्षा मुस्कुराई और उस दुपट्टे को कसकर अपने सर पर किसी पगड़ी की तरह बांध दिया। बीजी ने ये कहा है सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए, तो नहीं हटेगा। सक्षम मुस्कुराया। मेरी दीक्षा हर मुसीबत का हल निकाल लेती है। मैं यूं ही परेशान हो रहा था तो इसी खुशी में एक रेस लगाएं। पूरे पिंड का चक्कर काटकर जो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा वो जीत जाएगा। अच्छा रेस, ये बताओ जीतने वाले को क्या मिलेगा? सक्षम ने हल्की मुस्कुराहट लिए भवें उचकाई। ये सुनकर वो सोचने लगी, हारने वाला जीतने वाले को जलेबियां बनाकर खिलाएगा। जैसे वो जानती थी कि सक्षम हारने वाला है और इनाम स्वरूप उसे सक्षम के हाथ की जलेबियां खाने को मिलेंगी। सक्षम ये बात अच्छे से समझ गया था। वो हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, 1 2 3। दीक्षा ने जैसे ही 3 बोला, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। बत्रा परिवार की बड़ी बहू को इस तरह दौड़ते देख सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कस्तूरी भागते हुए बत्रा निवास के अंदर आई। कामिनी, जल्दी चल, देख तेरे बेटा और बहू क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेटी उठ खड़ी हुई। पिंड की गलियों में बेशर्मी से दौड़ रहे हैं। तू तो पिंड में किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही कामिनी। तेरे बेटी और बहू ने तो तेरी नाक ही कटा दी। बीजी अब गुस्से में आ गई। तभी महक मुंह बनाते हुए बोली, चाची जी, आपने तो कहा था आप इस घर में लौट कर नहीं आएंगी। ये सुनकर कस्तूरी गुस्से में उबल पड़ी। हाँ हाँ, नहीं आऊँगी। वो तो मुझे कामिनी की फिक्र थी, इसीलिए आ गई। अब तो कदम नहीं रखूँगी इस घर में। कामिनी, संभाल ले अपनी बहुओं को, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताए तू। कस्तूरी काकी, आपको भैया एक बार बोल चुकी हैं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, हमारे घर के मामलों में दखल ना दे, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मण अब थोड़ा गुस्से से बोला। हाय रे, तू भी चोरों का गुलाम बन गया। मुझे क्या, मैं तो भलाई ही करने आई थी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। कस्तूरी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। अब तो कस्तूरी पे हमारा मजाक बनाने लगी है। दीक्षा बहू ने तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। बीजी ने अपना सर पकड़ लिया। हो मुंह, शांत हो जा।
जानती है ना कस्तूरी कैसी है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगा। एक कस्तूरी नहीं, पूरा पिंड बातें बना रहा है, आपको दिखाई नहीं देता? कैसे दिखेगा? घर से कभी बाहर निकले हैं आप जो आपको समझ आएगा बाहर लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। बीजी को इतना गुस्से में देख बाबूजी ने कुछ ना बोलने में ही अपनी भलाई समझी। इधर दीक्षा सक्षम दौड़ते हुए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दीक्षा दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गई। उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था जिससे दीक्षा को थोड़ा डर लगता था। सक्षम उससे दौड़ते हुए आगे निकल गया, पर जब उसने दीक्षा को रुके हुए देखा तो चक्कर चलकर पीछे आ गया। क्या हुआ सक्षम? वो कुत्ता मेरे रास्ते में है, उसे भगा दो। दीक्षा ने घबराते हुए उस कुत्ते की तरफ इशारा किया जो आराम से बैठा ऊँघ रहा था। सक्षम को अब हंसी आ गई। दीक्षा ने उसे घूरा। तुम मुझ पर हंस रहे हो? मैं तुम पर कहाँ हंस रहा हूँ दीक्षा, मैं उस मासूम से कुत्ते पर हंस रहा हूँ। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं किसी को उसने इतना डर लगता है। सक्षम उसे भगाओ ना। दीक्षा ने उससे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की, पर सक्षम ने नामे सर हिला दिया। मुझे तो जीतना है, कहते हुए वो आगे दौड़ गया। दीक्षा ने हैरानी से अपना मुंह फुला लिया। जीतना तो मैं भी चाहती हूँ, पर यह कुत्ता। दीक्षा ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उस कुत्ते ने दीक्षा की तरफ मुंह किया, दीक्षा ने अपना कदम पीछे ले लिया। प्लीज़ चले जाओ ना, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगी। वो घबराते हुए उस कुत्ते से रिक्वेस्ट करने लगी, पर वो कुत्ता एक नंबर का ढीठ था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये तो नहीं हिलने वाला, अगर मैं नहीं भागी तो हार जाऊंगी। और सक्षम के हाथ की जलेबियाँ, उसके लिए तो मैं कुत्ता क्या किसी से भी पंगा ले सकती हूँ। दीक्षा ने आसमान की तरफ देखा। बाबा जी बचा लेना, अब सब आप पर है। उसने गहरी सांस लेकर अपने सामने देखा और अपना एक पैर आगे बढ़ाकर दौड़ने की स्थिति में आ गई, और अगले ही पल चीते सी रफ्तार पकड़ते हुए वो उस कुत्ते के सामने से दौड़ गई। एक पल के लिए उस कुत्ते के भी कान खड़े हो गए। सक्षम बहुत आराम आराम से दौड़ रहा था। अब तो उसे अपनी गली भी दिखने लगी थी। अब ये दीक्षा कहाँ रह गई? कहीं उस कुत्ते के चक्कर में अभी तक वो वहीं तो नहीं खड़ी? जाकर देखता हूँ। सक्षम जैसे ही मुड़ा, उसने सामने से दीक्षा दौड़ती हुई नजर आई जो उसी की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब वो भी दौड़ने लगा, पर दीक्षा ने जल्दी ही उसे पीछे छोड़ दिया और उससे पहले बत्रा निवास के सामने आ खड़ी हुई। बीजी, बाऊजी, महक, लक्ष्मण, जय, प्रिया, लोमी, छोटू सब बाहर ही खड़े हैरानी से दीक्षा को देख रहे थे, पर बीजी थोड़ा गुस्से में थी। सक्षम भी अब दौड़ते हुए वहां आ गया। दीक्षा ने उसको अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ाया। उसको बच्चों जैसी हरकतें करते देख सक्षम के चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट आ गई, पर जैसे उन दोनों की नज़र बीजी की घूरती नज़रों पर गई, उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट अब घबराहट में बदल चुकी थी। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई 8वां अजूबा हो। सक्षम, दीक्षा, बीजी और काकी घर वालों के सामने सर झुकाए खड़े थे। दीक्षा, बहू तो पराए घर से आई है, पर तू तो मेरा बेटा है ना, फिर मेरे दिए संस्कार कैसे भूल गया? पूरे पिंड में हमारी थू थू हो रही है। बीजी गुस्से से बोली। बीजी, मेरी बात तो। सक्षम ने कुछ बोलना चाहा, पर बीजी ने उसे हाथ दिखा दिया। बस सक्षम, अब और नहीं। जितना सुनना था हमने सुन लिया, और जितना बोलना था तू बोल चुका। अब तू हमारी सुन। मेरे घर की बड़ी बहू इस तरह पिंड में बच्चों की तरह नहीं दौड़ सकती। बीजी, मेरे लिए मेरी दौड़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की क्यों सोच रही हैं? ये आज बोलेंगे, पर यही लोग कल आपको बधाई देने आएंगे। दीक्षा अपने लिए बोल रही थी। उसका बोलना सक्षम को छोड़ यहाँ किसी को पसंद नहीं आ रहा था। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बीजी ने दीक्षा को अपना हाथ दिखाया तो दीक्षा चुप हो गई। बीजी, सक्षम, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तू कल से दीक्षा को इस पिंड में नहीं दौड़ाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सक्षम ने गहरी सांस ली। मैं आपके फैसले के कभी खिलाफ नहीं गया बीजी, आज भी नहीं जाऊंगा। बीजी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। बीजी, मैं दीक्षा को शहर ले जाऊंगा। वहाँ के सबसे बड़े मैदान में दीक्षा अपनी प्रैक्टिस जारी रखेगी। बीजी की मुस्कुराहट अब गायब हो गई। सक्षम, तो क्यों नहीं समझ रहा? जो तू कर रहा है वो सही नहीं है। दीक्षा अगर फौज में चली गई तो इसकी जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा? मुझे जल्दी ही अपने सक्षम की औलाद चाहिए। मुझे मरने से पहले अपना पोता पोती का मुंह देखना है। सक्षम, दीक्षा परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीजी, मैं हूँ ना, मैं जल्द ही आपको आपके पोते का मुंह दिखाऊंगी। महक अचानक से बोली तो लक्ष्मण शर्मा गया। वहीं बीजी महक को घूरने लगी। शर्म वर्म सब बेच खाई है क्या? सास ससुर सामने हैं, थोड़ी तो शर्म कर ले। बीजी पूरी तरह चिढ़ गई। बीजी, आप भी तो अपने बच्चों के सामने पोता पोती का बोल रही हैं, फिर मैं क्यों शर्म करूं भला?
महक ने अपना दुपट्टा संभालते हुए मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखने लगी। देख लक्ष्मण, संभाल ले अपनी बीवी को। मैं सिर्फ तेरे लिए इसे झेल रही हूँ, वरना अब तक तो इसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देती। बीजी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। महक, तू जा अपने कमरे में। लक्ष्मण ने महक को गुस्सा दिखाया तो महक लक्ष्मण को घूरते हुए अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। सक्षम, दीक्षा अब भी अपना सर झुकाए खड़े थे। सक्षम, अब तू फैसला कर ले, तुझे अपनी बीजी चाहिए या अपनी बीवी का ये फौजी का सपना? बीजी, ये आप क्या बोल रही हैं? सक्षम की आंखों में नमी आ गई थी। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। मेरे लिए मेरा सपना ज़रूरी है, पर सक्षम के लिए उसकी बीजी मेरे सपने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसे कश्मकश में नहीं देख सकती। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। बीजी, मुझे नहीं बनना फौजी। मैं नहीं जाना चाहती आर्मी में। दीक्षा ने जैसे ही ये बोला, सक्षम को थोड़ा पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें मेरे लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दीक्षा, तुम अपने सपने को मत छोड़ो। सक्षम नम आंखों से बोला। शायद वो कुछ सोच रहा था। तो चुप कर, मेरी बहू को बरगलाने की कोशिश मत कर। पहली बार इसने कुछ सही फैसला लिया है। बीजी ने बहुत प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा और उसे अपने गले से लगा लिया। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। सक्षम अब बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। जाके आराम कर ले, तुझे आज कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना। बीजी एकदम से दीक्षा से बहुत प्यार से बात करने लगी थी। दीक्षा ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए हाँ में सर हिला दिया। वो जाने को हुई। 1 मिनट रुक, बीजी ने उसे रोक लिया। बीजी दीक्षा के सामने आई और उसके सर पर बंधे दुपट्टे को खोल दिया। बेटा, ऐसी चालाकियाँ घर की बहू को शोभा नहीं देती। मुझे इस घर में एक फौजी नहीं, इस घर की बड़ी बहू चाहिए। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? दीक्षा अब उदास हो गई। जी बीजी, समझ रही हूँ, वो अपना सर झुकाकर बोली। बीजी ने उसके माथे पर हाथ रखा। पूतो फलो दूध नहाओ, जल्दी से मुझे मेरे सक्षम का अंश दे दे। दीक्षा अब कुछ नहीं बोली। अच्छा, अब जा अपने कमरे में। सक्षम तुझे फिर से अपनी बातों में लेने की कोशिश करेगा, उसकी बातों में मत आना। फौजी बनना औरतों के बस की बात नहीं, ये तो मर्दों का काम है। दीक्षा बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। बीजी ने दूर से ही उसकी बधाइयाँ ली। कोमू, तू जो चाहती थी आखिर वो तूने कर ही लिया। पाऊजी बोले तो बीजी गुस्से में उनकी तरफ पलटी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने कुछ गलत किया है? मैंने जो किया अपने सक्षम के लिए किया और मेरे सक्षम की भलाई इसी में है। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तूने कुछ गलत किया? वो तो तू खुद ही कह रही है कोमू। बाबूजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले और अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए वहाँ से चले गए। बीजी को अब अपना मन थोड़ा भारी लग रहा था। अपने बेटे के प्यार में वो ये भूल चुकी थी कि वो दीक्षा के साथ गलत कर रही हैं। इधर महक अपने कमरे में खुशी से नाच रही थी। जेठानी जी के बाद ये घर मेरा। जेठानी जी तो चली जाएगी फौज में, फिर इस घर की जिम्मेदारियां किसके सर आएंगी? मेरे। बीजी घर की चाबियां किसे देंगी? मुझे। वाह, क्या किस्मत पाई है तूने महक। वो खुद को ही शाबाशी देने लगी। तभी लक्ष्मण गुनगुनाते हुए अंदर आया। लक्ष्मण को इस तरह गुनगुनाती देख महक उसे हैरानी से देखने लगी। ये इतना खुशियाँ नजर आ रहा है। लक्ष्मण ने आज एक मुस्कुराहट के साथ महक को देखा तो वह और ज़्यादा हैरान हो गई। महक, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मण महक के करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कल तक तो मुझे देख भी नहीं रहे थे, फिर आज इतना प्यार कहाँ से टपक रहा है? उसने उसे शक भरी निगाहों से देखा। लक्ष्मण ने उसके गाल खींचे। तू सुनेगी तो तेरे होश उड़ जाएंगे। भाभी ने अपना फौज में जाने का सपना छोड़ दिया है, अब भाभी फौज में नहीं जा रही। कहते हुए उसने महक को सब कुछ कह सुनाया। महक के तो सच में होश ही उड़ गए। महक चिढ़कर लक्ष्मण से दूर हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे ये क्या हुआ तुझे महक? तूने अपना मुंह क्यों सड़ा लिया? खुशी नहीं हुई तुझे? लक्ष्मण ने शरारते मुस्कुराहट के साथ पूछा। महक ने अब गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। बहुत जल्दी तुम्हारी खुशी को आग लगने वाली है और ये आग मैं लगाऊंगी। वो टेढ़ी मुस्कुराहट लिए लक्ष्मण की तरफ पलटी। उसने अपने हाथों को बांध दिया। लक्ष्मण ये देख मुस्कुराया। अच्छा, मेरी महक को आग भी लगाना आता है? अभी और कितने रूप देखने बाकी हैं तुम्हारे महक? लक्ष्मण उसके करीब आया और उसके बालों के साथ अटखेलियाँ करने लगा। देखते हैं महक तुम क्या करती हो, पर तुम्हारे इरादे पूरे नहीं हो पाएंगे। तुमने अब तक जाना है मैं लक्ष्मण बत्रा को पतिदेव। महक मुस्कुराहट के साथ लक्ष्मण के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली। अगले ही पल लक्ष्मण ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अभी जान लेते हैं तुम्हें। वो महक को अपनी बाहों में उठाए बिस्तर की तरफ बढ़ गया।
इधर सक्षम कमरे में आते ही अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बीजी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपके लिए तो मेरी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती थी ना, फिर आप कैसे? सक्षम अपने आंसू रोक नहीं पाया और रोने लगा। उसको जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, तुरंत उसने अपने आंसू पोंछ लिए। दीक्षा कमरे के अंदर आई। सक्षम, मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी वजह से मैं तुम्हें अपनी बीजी से अलग होते हुए नहीं देख सकती थी। सक्षम ने एक नज़र दीक्षा की तरफ देखा। तुमने अपना ही नहीं, मेरा भी सपना एक बार फिर से तोड़ दिया दीक्षा। इतना बोलकर वो फिर से ज़मीन ताकने लगा। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले सक्षम के पास आकर बैठ गई। मेरे लिए तुम ज़रूरी हो सक्षम, ये परिवार ज़रूरी है। और रही बात मेरे सपने की, वो बीजी से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है ना। मैं एक बार अपना परिवार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। दीक्षा ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आई लव यू सक्षम, मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी, पर शायद अब मुझे ही बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ सक्षम। सक्षम के कानों में ये शब्द किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रहे थे। वो पिछले 10 सालों से इन शब्दों को सुनने का इंतज़ार कर रहा था, पर आज हालात कुछ ऐसे थे कि वो चाहकर भी खुश नहीं हो सकता था। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे सक्षम, जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये सुनकर सक्षम की आंखों से आंसू की एक बूंद बहने को हुई, ज़मीन पर जा गिरी। उसने दीक्षा का हाथ अपने हाथों से हटा दिया और उठ खड़ा हुआ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता दीक्षा, ये शादी सिर्फ एक समझौते की शादी है और 1 महीने बाद तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है। उसके बाद चाहे तुम अपनी आर्मी ट्रेनिंग करने जाओ या कहीं भी, पर इसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम क्या बोल रहे हो सक्षम? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो दीक्षा। दीक्षा आंखों में आंसू लिए सक्षम की तरफ बढ़ी, पर सक्षम बिना रुके वहाँ से चला गया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी और रोने लगी। सक्षम, मैं जानती हूँ तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि मेरा सपना ना टूटे, पर तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। सक्षम मत करो, सक्षम मत करो। वो रो रही थी। आज सक्षम ने उसका दिल तोड़ दिया था। सक्षम अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए नीचे आया तो उसे सामने बीजी दिखाई दी जो सब्जियां काट रही थी। वो अब बीजी के सामने आया। बीजी, बीजी अब सब्जी काटना छोड़कर सक्षम की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? बीजी को सक्षम की आंखों में नमी दिखाई दी तो वह घबरा कर उठ खड़ी हुई। तू रो रहा था सक्षम, बता क्या हुआ? दीक्षा ने कुछ कहा क्या? बीजी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, पर उसने बीजी का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा बीजी, आपके बेटे की आंखों में आंसू दीक्षा की वजह से नहीं, आपकी वजह से आए हैं। सक्षम के मुंह से ये सुन बीजी हैरानी से उसको देखने लगी। ये तू क्या बोल रहा है सक्षम? मैंने तो हर पल तेरी खुशी ही चाही है। बीजी, आप हमेशा बाबूजी को बोलती रहती हैं कि उनकी वजह से मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए, पर आज तो आपने अपने हाथों से मेरे सपने को तोड़ दिया। आप कहती हैं आपको मेरी खुशी चाहिए, पर मेरी खुशी किस में है और किस में नहीं आपको मालूम ही नहीं है बीजी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ दिया मैंने अपने दीक्षा के आर्मी ऑफिसर बनने के सपने को और दीक्षा को भी। इतना बोलकर वो अपने आंसू पोंछते हुए घर से बाहर चला गया। बीजी हैरानी से आंखों में नमी लिए सक्षम को जाते हुए देखती रही। उनकी आंखें डबडबा गई थी। उनके कानों में सक्षम के कहे शब्द गूंज रहे थे। सक्षम क्या बोल रहा था? नहीं नहीं, इस वक्त गुस्से में है, थोड़ी देर बाद वो शांत होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं आज उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। आज मेरा बेटा अपनी माँ के हाथों का खाना खाकर खुश हो जाएगा। बीजी को अभी भी लग रहा था कि वो सही है और सक्षम गलत। दीक्षा का सिपाही बनने का सपना तो बस एक सपना था बीजी के लिए, जिसका महत्व सिर्फ वो ही समझ सकता था जिसने दीक्षा के साथ इस सपने को हर पल जिया था। सक्षम अपने रेस्टोरेंट आया। आज रेस्टोरेंट मत खोलो, बाहर क्लोज का बोर्ड लगा दो। इतना बोलकर सक्षम अंदर चला गया। गार्ड्स थोड़ा हैरान थे क्योंकि सक्षम ने आज तक कभी अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं रखा। रोज़ तो रेस्टोरेंट टाइम से खुलता था, फिर आज सक्षम को क्या हुआ? उन्होंने सक्षम की बात मानी और रेस्टोरेंट के बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा दिया। सक्षम अंदर आया। रेस्टोरेंट रोज़ 8 बजे खुलता था, अभी 8 ही बजे थी, इसीलिए वहाँ कोई नहीं था। वो किचन एरिया में आया और कुछ पल के लिए किचन एरिया और किचन को बांटने वाले शीशे से किचन की तरफ देखने लगा। दीक्षा जब भी रेस्टोरेंट आती तो इसी तरह इसी शीशे से सक्षम को देखती रहती और उसके बाहर आने का इंतज़ार करती थी। सक्षम के दोस्त होने के बावजूद उसने सक्षम के काम में कभी दखल नहीं दी। सक्षम किचन में आया और जलेबियों का घोल तैयार करने लगा।
उसे अच्छे से याद था कि आज दीक्षा रेस जीती थी, तो उसका इनाम उसके हाथ की जलेबियाँ वो कैसे भूल सकता था। उसने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई। उसे इस वक्त दीक्षा और बीजी दोनों की बातें याद आ रही थी। एक तरफ दीक्षा का सपना था, उसका अपने सपने को लेकर जुनून सक्षम ने खुद अपनी आंखों से देखा था। इतने सालों में सक्षम को खुद पता नहीं चला कि कब उसने दीक्षा के सपने को अपना सपना बना लिया। शायद इसीलिए कि वो अपना सपना साकार नहीं कर पाया था, पर दीक्षा का सपना पूरा करना चाहता था। और दूसरी तरफ उनकी बीजी, जिससे वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक बार फिर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसे अपना सपना छोड़ना पड़ रहा था। पहले तो वो अकेला था, उसने अपने टूटे सपनों के साथ जीना सीख लिया था, पर अब तो दीक्षा भी उसके साथ थी। वो उसका सपना टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकता था उसे हर पल अपने टूटे हुए सपनों की यादों के साथ, क्योंकि वो अच्छे से जानता था सपना टूटने का दर्द कितना ज़्यादा होता है और टूटे हुए सपने के साथ जीना कितना मुश्किल। इंसान चाहे कितना ही खुश रहने की कोशिश ना कर ले, पर उसके टूटे हुए सपनों की कसक कहीं ना कहीं उसके मन में रहकर हमेशा उसे सताती रहती है। दीक्षा के बारे में सोच उसकी आंखों में आंसू आने लगे, पर उसके हाथ जलेबियां बनाते हुए रुके नहीं। वो लगातार जलेबियां बना रहा था। किसी चीज़ को अपना पूरा जीवन दो, फिर भी वो आपको ना मिले, उसका दर्द क्या होता है सिर्फ उस इंसान के अलावा कोई नहीं समझ सकता, जिसने सच में अपना पूरा जीवन उस चीज़ को दे दिया था। उसने जब बहुत सारी जलेबियां बना ली तो वो रुक गया और वहीं एक कोने में बैठकर रोने लगा। आज फिर उसे एक बार अपने बीते वक्त की याद आ गई थी। तब भी उसके पास दो रास्ते थे, अपना सपना या परिवार की जिम्मेदारी। अब भी उसके पास दो रास्ते हैं, दीक्षा का सपना या उसकी बीजी। अब वो किसको चुने? दोनों ही उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। दीक्षा का सपना बचाना था तो उसे ना चाहते हुए भी दीक्षा को खुद से दूर करना पड़ेगा। ये फैसला लेना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। आज दीक्षा ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और बदले में उसने क्या किया? दीक्षा का दिल तोड़कर आ गया। ये सोचकर उसे और रोना आ रहा था। रात हो चुकी थी। विजय ने सक्षम के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया। वो बहुत खुश थी कि अब सक्षम घर आएगा तो अपना पसंदीदा खाना देखकर खुश हो जाएगा। बीजी ने बहुत मन से आज सारी तैयारियां की थी। दीक्षा और महक चुपचाप बीजी की मदद कर रही थी। दीक्षा अपने सपने को भूली नहीं थी, पर हालात ऐसे हो गए थे कि उसे ना चाहते हुए भी अपने सपने को छोड़ना पड़ रहा था। पर आज सक्षम ने जो कहा उसके बाद वो दीक्षा को बहुत परेशान थी। वो सबके सामने दिखा नहीं रही थी, पर वो जानती थी कि वो खुद को कैसे संभाले हुए थी। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, तो कोई ना कोई रास्ता हमेशा खुला रहता है। शायद दीक्षा के लिए भी जल्द ही कोई रास्ता खुलने वाला था, जो उसे इन सब मुसीबतों से निकाल कर उसके सपनों की ओर ले जाएगा। पर कब, कैसे, क्या होगा, ये सब तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। पर यह बात है कि क्या दीक्षा इस मुश्किल घड़ी में समझौता कर लेगी, या फिर वो रास्ता ढूंढेगी जो उसे उसकी परेशानियों से निकाल उसके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। रात हो गई थी और सक्षम अभी तक घर नहीं लौटा था। घर के सब लोग सक्षम के लिए परेशान हो रहे थे। दीक्षा भी ना जाने कब से सक्षम के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। खाने की मेज़ पर बीजी ने बहुत प्यार से खाना सजा कर रख दिया था, बस सक्षम का इंतज़ार था। अरे वाह बीजी, आलू मटर की सब्ज़ी, ये तो मुझे बहुत पसंद है, जय खुश होकर बोला। पर जैसे ही उसने उस सब्ज़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, बीजी ने उसे रोक दिया। सक्षम को आ जाने दे, फिर खा लेना। बीजी, भैया आ जाएंगे ना, पर मुझे तो खाने दो, मैंने कहा ना, सक्षम को आने दे। बीजी अब थोड़ा सख्ती से बोली तो जय मुंह बनाकर वहीं बैठ गया। तभी प्रिया आई। बीजी, आपने मखाने की खीर बनाई है ना? वाह बीजी, आपने तो आज मेरे बिना बोले मेरा पसंदीदा खाना बना दिया। चुपचाप बैठ जा वहीं, जब तक सक्षम न आए तब तक खाने को हाथ मत लगाना। बीजी गुस्से से बोली तो प्रिया उदास हो गई। पता नहीं भैया कब आएंगे। लक्ष्मण भी खाने की मेज़ पर अपनी चेयर खिसकाकर आराम से बैठ गया। बीजी, अपने आज करेले की सब्ज़ी बनाई है, लक्ष्मण खुश होते हुए बोला। करेले की सब्ज़ी का नाम सुनकर महक का मुंह उल्टी जैसा हो गया। छी, किसी को करेले की सब्ज़ी कैसे पसंद आ सकती है? करेला तो मैं अपने दुश्मन को भी ना खिलाऊं। मन ही मन बोलते हुए उसने बुरा सा मुंह बना लिया। बेटा, सक्षम अभी तक नहीं आया तो उसके रेस्टोरेंट जाके देखा, वो कर क्या रहा है? जी बीजी। लक्ष्मण उठा तो दरवाजे तक ही गया था कि उसे सक्षम की जीभ की आवाज़ सुनाई दी। भैया आ गए शायद, लक्ष्मण बोला तो बीजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दीक्षा ने भी सुकून की सांस ली कि चलो
सक्षम घर तो लौट आया है। जिस तरह से वो घर से गया था उसे तो लग ही नहीं रहा था कि वो वापस लौटेगा। कुछ पल बाद सक्षम अंदर आया। उसने एक नज़र दीक्षा की तरफ देखा और फिर बीजी की तरफ, जो उसके आने पर बहुत खुश नज़र आ रही थी। सक्षम, बेटा मैंने आज तेरे मनपसंद का खाना बनाया है। बीजी बोली तो सक्षम के कदम रुक गए। और जो भैया को पसंद है वो तो हमें भी पसंद है। प्रिया खुश होते हुए बोली तो सक्षम के चेहरे पर निराशा भरी मुस्कुराहट आ गई। बीजी मुझे भूख नहीं है, इतना बोलकर वो जाने लगी कि बीजी ने फिर एक बार उसे रोक लिया। बेटा मैंने तेरी खुशी के लिए ये सब किया। माना तो अभी दुखी है, पर शायद अपना मनपसंद खाना देख तेरा मन हल्का हो जाए। सक्षम बीजी की तरफ मुड़ा। मैंने कभी नहीं बताया बीजी आपको कि मुझे क्या पसंद है, फिर भी आपने ये खाना बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगा। ये बोल वो हल्के से मुस्कुराया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। बीजी की आंखें अब नम हो गई। सक्षम हमेशा यही बोलता आया था कि बीजी आप अपने हाथ का कुछ भी बनाओ, मैं खा लूँगा। मेरे भाई बहनों को जो पसंद हो वो बनेगा, वो मुझे भी पसंद है। सक्षम अपनी बीजी के हाथ से बना खाना खाता भी बहुत चाव से था, चाहे उसे पसंद हो या ना हो, सिर्फ इसीलिए कि उसकी बीजी ने बनाया है। दीक्षा ये सब देख रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि सक्षम और बीजी के बीच ज़रूर कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से दोनों के बीच ये तनाव नज़र आ रहा है। बाबूजी भी अब खाने की मेज़ पर आ गए और खाना देखने लगे। इतना सब आज किस खुशी में बनाया है कोमू? आप ये करेले की सब्ज़ी खाइए, इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। ज़्यादा तला भुना खाने से वैसे भी आपकी तोंद निकल आई, और डायबिटीज़ की वजह से तो मीठा आप वैसे भी नहीं खा सकते। ये सुनकर बाबूजी ने बुरा सा मुँह बना लिया। मेरे सामने इतना सब कुछ पड़ा है, पर मैं करेले की सब्ज़ी के अलावा कुछ नहीं खा सकता? ये तो वही बात हो गई, हाथ को लगा पर मुँह को ना आया। बस बस, जो भी है आपकी ही सेहत के लिए है। ये कहते हुए बीजी सक्षम के पास आई और उसकी प्लेट में खाना डालने लगी। सक्षम ने मुस्कुरा कर बीजी की तरफ देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। महक तो आज बिना पूछे ही लक्ष्मण के पास बैठकर प्लेट में अपने लिए खाना डालने लगी। आओ दीक्षा बहू, तुम भी बैठो। बीजी बोली तो दीक्षा मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी कि तभी सक्षम उठ खड़ा हुआ। दीक्षा के कदम वहीं रुक गए। बीजी, दीक्षा इस घर की मेहमान है, उसके लिए खाना डोमी उसके कमरे में ले जाएगी। सक्षम के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल शून्य थे, जबकि बाकी सब ये सुनकर हैरान थे। सक्षम के मुंह से खुद के लिए मेहमान शब्द सुन दीक्षा की आंखें नम हो गई। मेहमान? दीक्षा घर की बहू है सक्षम। दीक्षा बेटा, तू यहीं बैठकर हमारे साथ खाना खा, आजा। बाबूजी बोले। नहीं बाबूजी, दीक्षा आगे 20 दिन के लिए इस घर में मेहमान है। सक्षम सबकी तरफ देखते हुए बोला। पता नहीं ये जेठ जी का रोज़ का तमाशा कब खत्म होगा। मुझे क्या, खीर बड़ी स्वाद है। महक बिना किसी के परवाह के चटकारे लेकर अपनी खीर खाने लगी। सक्षम, तू पागल तो नहीं हो गया है? अपनी बीवी को ऐसे क्यों बोल रहा है तू? बेटी अब थोड़ा गुस्से से बोली। सक्षम ने दीक्षा की तरफ देखा जो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे। दीक्षा का रोना सक्षम को कभी बर्दाश्त नहीं होता था। आज भी सक्षम की ऐसी ही हालत थी, पर किसी तरह उसने खुद को संभाला। आपने पूछा था ना बीजी, आप में या दीक्षा में किसी एक को चुनने के लिए? मैंने फैसला कर लिया बीजी, मैंने आपको चुना। बीजी और बाकी घर वाले सभी असमंजस्य में सक्षम को देख रहे थे। दीक्षा सिर्फ यहाँ अपने सपने को पूरा करने के लिए आई थी। अब जब यहाँ उसके सपने के लिए कोई जगह नहीं है तो उसका यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा यही है कि वो यहाँ से चली जाए। दीक्षा के लिए अब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। लक्ष्मण परेशान होकर बोला। मेरी और दीक्षा की शादी एक समझौते की शादी है, जो इस शर्त पर हुई थी कि दीक्षा अपने आर्मी के सिलेक्शन के बाद यहाँ से चली जाएगी। सब एक बार फिर चौंक गए। ये सुनकर खाना महक के गले में ही अटक गया और वो खांसने लगी। ये जेठ जी एक एक करके धमाके कर रहे हैं, सब कुछ एक ही बार में क्यों नहीं बता देते, ताकि ऐसे झटके बार बार ना झेलने पड़े। महक अपने सर को थपथपाते हुए बोली। और क्या क्या छुपा रखा है सक्षम तूने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तू ऐसा कर सकता है। बाबूजी दुखी होकर बोले। बीजी, सक्षम कुछ बोलने को हुआ तभी बीजी ने गुस्से में आकर सक्षम को थप्पड़ जड़ दिया। सक्षम, दीक्षा सक्षम की तरफ बढ़ी पर सक्षम ने उसे हाथ दिखाते हुए बीच में आने से रोक दिया। और कितना शर्मिंदा करेगा हमें सक्षम? और क्या क्या छुपा रखा है तूने हमसे?
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वो लायक बेटा जिसके गुणगान करते मेरा मुंह नहीं थकता था, उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को खेल बना दिया। तो ये कैसे कर गया सक्षम? तुझे एक बार भी अपने बीजी के दिए संस्कार याद नहीं आए? बीजी बहुत गुस्से में बोले जा रही थी और सक्षम चुप था। बीजी, आप सक्षम को कुछ मत कहिए, उसने जो किया मेरे लिए किया। दीक्षा आंखों में आंसू लिए बोली। बीजी अब गुस्से में दीक्षा की तरफ मुड़ी। जानती हूँ सब तेरी वजह से हो रहा है, पर तुझे इस घर में लाने वाली भी तो मैं ही हूँ ना। फिर किसे दोष दूँ? इसे जो अपनी माँ के दिए संस्कार भूल चुका है, या तुझे? पर तुझे भी क्या बोलूँ? तुझ जैसी कुलक्षणी को इस घर में लाने वाली भी तो मैं ही थी ना। मैं खुद को ही दोषी मानती हूँ। दीक्षा की आंखें फिर एक बार नम हो गई। पेजी, दीक्षा को मैंने ही कहा था समझौते की शादी के लिए। हाँ, सब तूने ही कहा है। ये तो गाय की तरह सर हिला रही थी। ये तो बोल सकती थी ना तुझे, समझा सकती थी ना तुझे कि तू गलत कर रहा है, पर नहीं। दीक्षा की बर्दाश्त की सीमा अब टूट चुकी थी। बस कीजिए, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया आप सब ने। ठीक ही कहा सक्षम तुमने। मैं यहाँ मेहमान हूँ, मेहमान किसी गैर घर में ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। दीजिया चुप हो गई। वहीं बाकी सब अब अपना अपना सर पकड़ लिए। सक्षम को भी दीक्षा से ये उम्मीद नहीं थी। दीक्षा ने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे की तरफ भाग गई। दीक्षा! सक्षम दीक्षा का नाम पुकारते हुए उसके पीछे भागा। दीक्षा गुस्से में अपने कमरे में आई और अपना सूटकेस खोल अलमारी से कपड़े निकालने लगी। समझते क्या है सब खुद को? सब अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रहे हैं और सक्षम अपने हिसाब से सारे फैसले लिए जा रहा है। मुझसे पूछ तक नहीं रहा कि मुझे क्या चाहिए। तभी सक्षम कमरे में आया। दीक्षा को अपना सूटकेस बंद करते देख सक्षम घबरा गया। दीक्षा, रुक जाओ, मत जाओ। सक्षम के मुंह से ये शब्द सुन दीक्षा के हाथ उस सूटकेस पर जम गए। सिर्फ 1 महीना भी बचा है, सिर्फ 20 दिन है। तुम्हें उसके बाद जहाँ जाना है मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। दीक्षा एक बार फिर गुस्से से भर गई। वो सक्षम की तरफ मुड़ी। बहुत अच्छे सक्षमण बत्रा, तुम सा महान इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पर मुझे तुम्हारी महानता की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम पर कोई महानता नहीं दिखा रहा हूँ। दीक्षा उसके सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती सक्षम, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशी मिले। दीक्षा ये बोल अपना सूटकेस लेकर जाने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? दीक्षा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया। अपने घर जा रही हूँ सक्षम, तुम्हें मेरे लिए इतनी फिक्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। सक्षम की आंखों में नमी आ गई, पर जल्दी ही उसने अपनी आंखों की नमी को साफ कर लिया। वो अपना बैग लेकर नीचे आई। सब हैरान परेशान दीक्षा को ही देखे जा रहे थे। वो बीजी के पास आई। जैसे ही उसने बीजी के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बीजी ने अपने कदम पीछे ले लिए। दीक्षा की आंखें नम हो गई। मैं जा रही हूँ बीजी। ये सुनकर भी बीजी ने कुछ नहीं कहा। वो बाबूजी के पास आई। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने आपको निराश कर दिया। नहीं बेटा, तूने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया। मत जाइए घर छोड़कर। तो इस घर की बड़ी बहू है। भले ही ये शादी समझौते की थी, पर असली थी। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करके तू सक्षम के साथ बत्रा निवास में आई थी। जितना हक महक का है इस घर में, उतना तेरा भी है। बाबूजी, मैं अपने सपने के साथ इस घर में नहीं रह सकती, तो मुझे जाना ही होगा। मैं आप सबको बहुत याद करूंगी। सबकी आंखों में नमी थी। इस वक्त कोई खुश नहीं था, महक भी नहीं। वो कैसे खुश हो सकती थी दीक्षा के घर से जाने से? उसे डर था कि दीक्षा के अलावा कोई उसकी जेठानी जी बनकर आएगी तो बहुत आसानी से पूरी जायदाद पर अपना अधिकार जमा लेगी। दीक्षा जी और प्रिया से मिलकर लक्ष्मण और महक के पास आई। लक्ष्मण भैया, महक का हमेशा ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है। इस घर में एक वो ही है जिसने मेरा साथ दिया। कहते हुए उसने महक को गले से लगा लिया। महक का भी अपमान थोड़ा उदास हो गया। जेठानी जी, आप क्यों जा रही हैं? मेरी माँ ने तो आपको ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सब ना सही, पर मैं तो आपके साथ हूँ, और जेठ जी भी तो यही चाहते हैं कि आप अपना सपना पूरा करें। हाँ भाभी, मत जाइए। भैया आपकी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। लक्ष्मण बोला तो दीक्षा नम आंखों से मुस्कुराई। सक्षम का ख्याल रखना। वो अब अपना सूटकेस पकड़ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कोमू, रोक ले दीक्षा बहू को। घर की बहू का इस वक्त रात को जाना सही नहीं है। घर की लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही है। रोक ले कोमू। बाबूजी आंखों में नमी लिए बीजी से दीक्षा को रोकने के लिए लगातार बोल रहे थे, पर बीजी तो जैसे पत्थर बन गई थी। बिना कुछ बोले वो अपने कमरे में चली गई। दीक्षा आंखों में आंसू लिए घर से बाहर आई और अकेले ही एक हाथ से अपना सूटकेस पकड़े सक्षम और अपने सुनहरे पलों को याद करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। लक्ष्मण दौड़कर सक्षम के कमरे में आया। भैया भाभी चली गई, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए। सक्षम ने जैसे ही ये सुना वो जैसे तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। दीक्षा
उसने बाकी घर वालों की तरफ देखा। दीक्षा सच में वहाँ नहीं थी। दीक्षा बहू को घर वापस ले आ बेटा, बाबूजी बोले, पर सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से बाहर की तरफ चला गया। वो भागकर बाहर आया, उसे दीक्षा कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे माफ़ कर दो दीक्षा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, पर मुझे तुम्हारे सपने को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे थे। उसने जीप की चाबी निकाली और जल्दी से जीप स्टार्ट कर दीक्षा के घर की तरफ मोड़ दी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। दीक्षा की आंसुओं से बोझल होती आंखों से वो रास्ता ढंग से दिख नहीं पा रहा था। उसे अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कुछ पल के लिए अपना सूटकेस रख वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। सक्षम, अगर तुम साथ देते तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, पर तुमने मुझे अलग होने का फैसला लेकर मुझे ही नहीं खुद को भी तकलीफ दे रही हो। मानती हूँ मैंने समझौते की शादी की थी, पर मेरा प्यार सच्चा था तुम्हारे लिए। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगी सक्षम, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ। सक्षम अपनी जीप चलाते हुए जैसे ही वहाँ से गुजरा, दीक्षा की धड़कनें बढ़ गई। अचानक वो जीप थोड़ी आगे जाकर रुक गई। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो दीक्षा थी। वो जीप से उतरकर वहाँ आया तो सामने दीक्षा को बैठा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर दीक्षा ने सक्षम को देख अपना मुंह फेर लिया, जैसे वो किसी अनजान को देख रही हो। दीक्षा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। वो दीक्षा के सामने आकर बोला, मैं खुद चली जाऊँगी, तुम जाओ यहाँ से। उसने सक्षम से मुंह फेर लिया। दीक्षा, मुझसे नाराज़ हो, पर मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। सिर्फ 20 दिन बाकी हैं तुम्हारा रिजल्ट आने में, और तुम उस घर में रहकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो घुटने को बल दीक्षा के सामने बैठ गया। दीक्षा ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे पति होने से पहले मेरे दोस्त थे सक्षम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अब बस जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी हमारे बीच जो कुछ भी था सिर्फ एक समझौता था और कुछ नहीं। दीक्षा, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मैं तुम्हें आर्मी ऑफिसर बनते देखना चाहता हूँ, ना कि इस तरह एक समझौते के रिश्ते के लिए इतना दुखी होते हुए। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा दीक्षा। जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। दीक्षा की आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए। सक्षम, आज तक मैंने जिससे भी प्यार किया सब मुझे छोड़कर चले गए। अब तुम भी जा रहे हो। ज़िंदगी में अब फिर किसी को अपना मानने से मुझे डर लगेगा, क्योंकि सबकी तरह एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। सक्षम ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। सक्षम और दीक्षा भले ही दो अलग अलग इंसान हैं, पर हम दोनों की आत्माएं एक हैं। दीक्षा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने दिल में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं रखूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। दीक्षा आंखों में खुशी के आंसू लिए सक्षम के गले लग गई। सक्षम ने भी उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कुछ पल के लिए सब भूलकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू दीक्षा। सक्षम के मुंह से ये सुनने के लिए दीक्षा तो जैसे तरस ही गई थी। आखिर सक्षम ने आज उसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वो दीक्षा के माथे को चूमते हुए उससे अलग हुआ। सक्षम, मैं तुमसे वादा करती हूँ। उसने सक्षम के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। एक दिन मैं अपनी खुद की आर्मी की वर्दी में तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। मैं हमारा सपना ज़रूर पूरा करूँगी। सक्षम मुस्कुराया। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा दीक्षा। उसने अपनी जेब से एक डब्बा निकाला। तुम्हारी जीत का इनाम। दीक्षा ने खुश होकर तुरंत वो डब्बा ले लिया। उसमें अपनी फेवरेट जलेबियाँ देख दीक्षा की सक्षम को लेकर नाराज़गी सब एक पल में गायब हो गई थी। सक्षम उसको जी भर कर देख अपनी जीप स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। दीक्षा आंखों में खुशी के आंसू लिए उसे देखती रही। अब चाहे कितनी ही मुश्किलें आएँ, मैं हमारा सपना ज़रूर पूरा करूँगी। ये सोचकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। वो अपने घर आई। उसने बहुत खुशी से अपने घर का दरवाज़ा खोला और खुशी से उछलते हुए अंदर आई। सिर्फ मैं ही नहीं, सक्षम भी मुझसे प्यार करता है। अब किसी की परवाह नहीं। अब ये दीक्षा अपना और अपने सक्षम का सपना पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, वो खुद से बोली। वो इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने घर को चारों तरफ से देखा, अपने परिवार को याद कर एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। पर जैसे ही उसने सक्षम की जलेबियों को देखा, उसने अपने आंसू पोंछ लिए और सक्षम के हाथ की जलेबियाँ खाने लगी। सिर्फ यही एक चीज़ थी जो उसके बुरे से बुरे वक्त में भी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। इधर सक्षम घर आया तो बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला गया। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सोता भी कैसे, दीक्षा से दूर जो हो गया था। दीक्षा का भी कुछ यही हाल था। नींद तो आज किसी की भी आंखों में नहीं थी। बेटी भी जगी हुई थी। बाबूजी तो आज बेटी से बात ही नहीं कर रहे थे। दीक्षा अपने घर की सफाई करने के बाद सोने के लिए लेट गई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी।
वो उठी और घर के खिड़की दरवाजे चेक करने लगी। सब कुछ अच्छे से बंद था। ये सोचकर उसने सुकून की सांस ली और सक्षम के बारे में सोचते हुए वहीं सोफे पर ही लेट गई। जल्दी उसे नींद आ गई। अगली सुबह दीक्षा सुबह 4 बजे अपना ट्रैक सूट पहनकर दौड़ने निकल गई। बत्रा परिवार की बहू को बिना सर पर दुपट्टे के इस तरह दौड़ते देख सब बहुत हैरान थे। बत्रा निवास में सुबह हर रोज़ की तरह ही हुई, पर आज सारा काम महक को अकेले करना पड़ रहा था। लोमी आज अपने गांव जा रही थी। उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी, इसीलिए उसे जाना पड़ रहा था। वो घर में सब सदस्यों से मिली। उसकी बस सुबह 6 बजे की थी, इसीलिए जल्दी ही वहाँ से चली गई। अब रह गई महक, जिसे घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। किसी तरह उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर सजा दिया, पर आज नाश्ते की टेबल पर जय, प्रिया और लक्ष्मण को छोड़ कोई नहीं आया। बीजी अपने मन की शांति के लिए गुरुद्वारे गई थी। घर लौटते वक्त उन्हें दीक्षा दिखाई दी, जो पेड़ की टहनी से लटक कर खुद को ऊपर खींचते हुए पुलअप्स कर रही थी। उसे ऐसे देखते ही बीजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गए। तभी उनकी नज़र कुछ मनचले लड़कों पर पड़ी जो दीक्षा को ताड़ रहे थे। बीजी ने अपना दुपट्टा संभाला और गुस्से में अपने घर की तरफ बढ़ गई। दीक्षा अब पुलअप्स करना छोड़ फिर से दौड़ने लगी। बीजी काफ़ी गुस्से में घर आई और बिना कुछ बोले सीधे सक्षम के कमरे की तरफ बढ़ गई। सबने ये देखा, पर घर का माहौल देखते हुए कोई कुछ नहीं बोला। बीजी ने सक्षम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सक्षम इस वक्त अपना रोज़ का व्यायाम कर रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला। बीजी, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ। तेरी बीवी क्या कर रही है? क्या कर रही है बीजी? बीजी गुस्से में अंदर आई। इस घर की बहू आदमियों के बीच दौड़ रही है। वो छिछोरे लड़के कितनी गंदी नज़र से उसे देख रहे थे। यह सुनकर सक्षम की मुट्ठियाँ भिज गई, पर वो कुछ नहीं बोला। ये शादी सिर्फ एक समझौते की शादी थी बीजी। अब वो कुछ भी करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो तलाक दे दे उसे और दूसरी शादी कर ले। बीजी थोड़ा गुस्से से बोली। बीजी, मैंने आपकी हर बात मानी, अब और नहीं। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आप ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला गया। बीजी अब काफ़ी गुस्से में थी। मेरे सक्षम का इतनी मेहनत से कमाया नाम मैं इतनी आसानी से दीक्षा को मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगी। सक्षम नीचे आया, पर बिना नाश्ता किए ही वहाँ से जाने लगा। बीजी भी सक्षम के पीछे आई, पर सक्षम को बिना नाश्ता किए जाते देख बीजी की आंखों में नमी आ गई। सक्षम, नाश्ता तो करके जा। बीजी ने सक्षम के पीछे आते हुए उसे रोका। बीजी, मैं रेस्टोरेंट में ही कुछ खा लूँगा। अच्छा ठीक है, टिफ़िन तो ले जा। सक्षम ने गहरी सांस ली। मुझे भूख नहीं बीजी। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और बीजी के सामने से निकल गया। बीजी ने अपने दुपट्टे से अपनी नम आँखों को पूछा। तभी उसकी नज़र कस्तूरी पर गई, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। यह फिर कुछ उल जलूल बकेगी। बीजी ने जल्दी से कस्तूरी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कस्तूरी की लंबी सी नाक दरवाजे से टकराते टकराते बची। कामिनी, ये तूने अच्छा नहीं किया। वो गुस्से से उबल पड़ी। अब तो कभी नहीं आऊँगी मैं यहाँ। वो गुस्से से चिल्लाई और पैर पटकते हुए वापस चली गई। लगातार 6 घंटे की प्रैक्टिस के बाद दीक्षा अपने घर आ गई। वो थक गई थी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी, इसीलिए रसोई में जाकर अपने लिए खिचड़ी बनाने लगी। चूँकि खिचड़ी बनाना उसे आसान लगा और सेहत के लिए भी खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए उसे खिचड़ी बनाना ही सही लगा। खिचड़ी को पकने के लिए छोड़ कुछ देर के लिए वो सोफे पर आकर बैठ गई। वो अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से अपने कमरे में भागी और दीवार पर लगा कैलेंडर देखते हुए उसने महीने की 11 तारीख पर क्रॉस लगा दिया। अब बचे सिर्फ 19 दिन, उसके बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा। उसने गहरी सांस ली। काश सक्षम, मम्मी पापा, भैया भाभी सब होते मेरे पास तो कितनी खुशी होती मुझे। अपने परिवार के बारे में सोच वो थोड़ी उदास हुई, पर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोच उसने अपनी उदासी को झटक दिया। वो अपनी खिचड़ी देखने के लिए रसोई में आई। खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। दीक्षा ने टाइम देखा, सुबह के 10:30 बज रहे थे। उसने सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया था और अभी भी उसे खिचड़ी खानी पड़ रही थी। हालांकि उसे खिचड़ी कभी पसंद नहीं आई, पर इस वक्त उसके अलावा वो कुछ बनाने की हालत में नहीं थी। वो गहरी सांस लेकर प्लेट में खिचड़ी डाल खाने लगी। तभी उसके घर की घंटी बजी। इस वक्त कौन होगा? दीक्षा अब थोड़ा सतर्क हो गई। उसे लग रहा था वो मनचले लड़के फिर आ गए। उसने गहरी सांस ली। अगर वही लड़के हुए तो आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सोचते हुए वो गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, हाथ में टिफ़िन लेके सक्षम को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सक्षम उसको देख मुस्कुराया तो दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे ऐसे ही देखती रहोगी या अंदर भी आने दोगी? सक्षम ने पूछा तो वो उसके रास्ते से हट गई। सक्षम मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। तुम यहाँ अकेली थी? तुम्हारी फिक्र में मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सक्षम का ये बोलना दीक्षा को काफ़ी अच्छा महसूस करा रहा था।
सक्षम, तुम अपनी दीक्षा को अच्छे से जानते हो। वो इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई उसे इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा पाए। वो मुस्कुराकर दीक्षा की तरफ मुड़ा। मैं जानता हूँ दीक्षा, मैं यहाँ तुम्हें खाना देने आया था। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये खाना बनाकर सीधा रेस्टोरेंट से यहीं आया हूँ। दीक्षा ने टिफ़िन देखा और फिर अपनी खिचड़ी को। वो अब थोड़ी असमंजस्य की स्थिति में थी। वो क्या खाए और क्या नहीं। सक्षम ने टेबल पर रखी खिचड़ी को देखा तो वो सब समझ गया। ये खिचड़ी मैं खा लेता हूँ। जैसे दीक्षा ने ये सुना, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने तुरंत सक्षम से वो टिफ़िन लिया और उसे टेबल पर रखकर खोलने लगी। सक्षम, ये क्या है? उसके सामने उबली हुई ग्रीन वेजिटेबल और सिर्फ 2 अंडे थे। दूसरे डब्बे में दलिया था। कुछ ढंग का लेकर आते सक्षम, यही खाना होता है तो फिर खिचड़ी में क्या कमी है? दीक्षा ने मुंह बना लिया। कमी नहीं है, ये भी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी ही है, और जो मैं लेकर आया हूँ वो भी। इतना बोलकर वो दीक्षा की खिचड़ी की प्लेट लेकर आराम से खिचड़ी खाने लगा। सक्षम, अपने हाथ की दाल मखनी, नान और बस मीठे में थोड़ी सी जलेबियाँ ले आते तो काफ़ी था। तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। मैं रोज़ तुम्हें हेल्दी खाना देने आऊँगा और तुम्हें वही खाना है। रात के वक्त में नहीं आ पाऊँगा, इसीलिए तुम अपने लिए हेल्दी बना लेना। दीक्षा ने गहरी सांस ली। इतनी मेहरबानी क्यों जनाब? तुम्हारी बीजी को पता चल गया कि तुम यहाँ आ रहे हो तो फिर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, पर थोड़ा तो सब्र करो। दीक्षा अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए बोली। सक्षम अब खाना खाते हुए रुक गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो दीक्षा से मुंह फेर कर खिचड़ी खाने लगा, पर सच तो यही था कि अब उसे दीक्षा को रोज़ देखने की आदत जो हो गई थी। वो अगर किसी दिन दीक्षा को नहीं देखता तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। उसके दिमाग में बस दीक्षा ही चलती रहती। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे मिस कर रहे थे। तुम मानोगे नहीं। चलो छोड़ो, तुम जो लाए हो वही खा लेती हूँ। तुम्हें टिफ़िन भी तो वापस लौटाना है, ताकि तुम कल फिर से मेरे लिए हेल्दी हेल्दी खाना लेकर आओ। सक्षम फिर एक बार मुस्कुरा दिया। दोनों के बीच अब एक लंबी चुप्पी आ गई। दीक्षा ने जल्दी से अपना खाना खत्म कर टिफ़िन सक्षम को पकड़ा दिया। अपना ख्याल रखना, सक्षम ने उसके गाल छूते हुए कहा। तुम भी। दीक्षा भी मुस्कुरा दी। सक्षम उसको देखते हुए वहाँ से चला गया। दीक्षा ने एक गहरी सांस बाहर छोड़ी। एक दिन वो ज़रूर आएगा सक्षम, जब बीजी मेरे साथ साथ मेरे सपनों को भी अपनाएगी। उस दिन सक्षम, तुम मुझे खुद से दूर नहीं रख पाओगे। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने वक्त देखा, दोपहर के 12 बज रहे थे। अब क्या करूं? वहाँ सक्षम के घर पर तो इतना काम होता था कि कब दिन से रात होती पता ही नहीं चलता था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मैं इस घर को साफ करूंगी और शुरुआत मेरी माँ के कमरे से होगी। ये सोच वो झाड़ू उठाकर जसमीत जी के कमरे में आई। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे जसमीत जी छोड़ कर गई थी। बेड के ऊपर बेडशीट आधी बिछी हुई थी, क्योंकि घर से निकलते वक्त वो जल्दी में थी। दीवार पर दीक्षा के पापा विजय सिंह चौधरी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे लगा दिया बुझ चुका था। उसने अपनी माँ की चप्पलों को अपने पैरों में पहना। उसकी आंखें एक बार फिर छलछलाई, पर जल्दी ही उसने अपने आंसू पोंछ खुद को संभाल लिया। तेरी माँ तुझे ऐसे रोते देख परेशान हो जाएगी दीक्षा, ऐसे रोते नहीं। वो खुद ही खुद को समझा रही थी। यहाँ उसे समझाने वाला भी तो कोई नहीं था। मेहंदी, हल्दी और संगीत में आए गिफ्ट्स भी जसमीत जी ने अब तक संभाल कर नहीं रखे थे। वो भी अब तक बाहर ही पड़े थे। जसमीत जी तो जल्दी में घर से बाहर निकली थी। टाइम कम था और काम इतने थे, उनको आखिर कहाँ पता था कि जहाँ जा रही हैं वहाँ से कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएंगी। दीक्षा ने उनकी अलमारी खोली। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी, जो यूं ही अस्त व्यस्त थे। ये माँ भी ना मुझे बोलती रहती है, पर खुद की अलमारी को देखा है कभी? कितनी बुरी तरह से कपड़े जमा रखे हैं। वो खुद से ही बातें करते हुए सब कुछ समेट कर रखने लगी। तभी उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी, जिस पर साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरी दीक्षा के लिए। उसने वो लिफाफा उठाया, उसे खोलकर देखा तो उस पर एक चिट्ठी के साथ सोने की माला थी, जिस पर डी लटका हुआ था, जिसका सीधा सा मतलब था दीक्षा। उसे देख दीक्षा की आंखें फिर एक बार भर आई। उसने डी वाले लॉकेट को तुरंत पहन लिया। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे लिए, इसे मैं कभी अलग नहीं करूँगी। उसने अब वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। मेरी दीक्षा, अब तेरी शादी हो गई है। मैं तुझे ये तोहफा भेज रही हूँ, जिसे तेरे पापा ने एक अरसे पहले ख़रीदा था, पर मैं मूर्ख तुझे देना भूल गई। तेरे पापा के जाने के बाद अलमारी में ही दब कर रखा दिया। तेरे संगीत के बाद जब मैंने तेरे पापा की दी हुई साड़ी ढूंढने के लिए अलमारी खंगाली, तब मुझे ये मिला। सोचा तेरी शादी वाले दिन दूँ, पर उस दिन तुझे इतने गिफ्ट्स मिलेंगे, कहीं उन गिफ्ट्स में दबकर ना रह जाए। इसीलिए मैं तुझे तेरी शादी के बाद या शायद तीसरे दिन भेज रही हूँ। तुझे मिल जाए तो इसे अपनी माँ और पापा का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखना। मैं जानती हूँ तू मुझे गलत समझ रही होगी। मैंने तेरी शादी इतनी जल्दी जल्दी में क्यों करा दी।
बेटा डरती थी तुझे खोने से। मुझे लगा तेरी शादी करा दूंगी तो शायद मैं तुझे बचा लूँ, पर नहीं। रेडियो संगीत में जब मैंने तेरी आंखों में उदासी देखी तभी समझ गई कि तू अपने सपने के बिना नहीं जी पाएगी। अब मेरा फुल सपोर्ट है तेरे सपने के लिए। तुझे आर्मी में जाना है तू जा। दामाद जी भी तेरी बहुत मदद कर रहे होंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस दिन तू आर्मी ऑफिसर बन जाएगी उस दिन समझूंगी कि मैंने अपनी बेटी को उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी देकर अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया। मैं तो बस अब तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद हर तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। मैं ये लेटर थोड़ा पहले लिख रही हूँ। पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। मैं भी कहाँ तुझे परेशान कर रही हूँ। तू और दामाद जी हमेशा खुश रहें, बस यही दुआ है मेरी। तेरी माँ। लेटर पढ़कर दीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। आप नहीं जानती माँ, आपने मुझे कितना बड़ा सपोर्ट दिया है। काश कि आप आज मेरे साथ होती, हम सब साथ में कितना खुश होते। और हाँ माँ, आपके दामाद बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं मेरी। दीक्षा ने रोते हुए अपने गले में पहने लॉकेट को चूम लिया। मैं नहीं रोऊंगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। उसने इस बार बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। उस लेटर को फिर से लिफाफे में डालकर अपने पापा की तस्वीर के पास रख दिया। मेरी माँ का ख्याल रखना पापा। इतना बोलकर वो उस कमरे को अच्छे से साफ करने लगी। जब कमरा अच्छे से साफ हो गया तो कुछ सोचकर उसने जल्दी से अपनी माँ और भाई भाभी की तस्वीर लाकर अपने पापा के पास लगा दी और उसके नीचे 4 दिए जला दिए। दिए की लौ इतनी अच्छी तरह से जलते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ, पापा, भैया, भाभी, आप सब अब साथ में बहुत खुश होंगे ना। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। सक्षम मेरा बहुत ख्याल रखता है, पर फिर भी आप चारों की बहुत याद आती है। जानती हूँ आप सब लोग मेरे साथ ही हैं, कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे होंगे। वो मुस्कुराहट के साथ बोली और अपने गले में पहनी अपनी माँ के लॉकेट को चूम लिया। बहुत ही इमोशनल पार्ट था आज का दोस्तों, और माँ के लेटर ने तो रुला ही दिया। सब कुछ सच जैसा एकदम से लगने लगता है, जैसे आंखों के सामने हो रहा है, दिल से महसूस होने लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।